Hello friends, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is Mohammed Anas. कोई भी लैंग्वेज सीखते टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये होता है कि हम ये समझें इस लैंग्वेज में आखिर सेंटेंस बनाते कैसे हैं, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। यही चीज़ इंग्लिश में भी अप्लाई होती है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश की शुरुआत करनी है, या फिर हम इंग्लिश सीख चुके हैं और हमें अभी भी सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इंग्लिश में सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर लगना होता है। ये चीज़ अगर हम समझ लें तो हमारे लिए सेंटेंसेस बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। आइए आज की वीडियो में हम यही चीज़ सीखते हैं और यही चीज़ समझते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इंग्लिश में कोई सा भी हम सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। आपके सामने सब्जेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है और प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन है। आइए सबसे पहले इनको समझते हैं। सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ अ पर्सन और थिंग डूइंग एन एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो इंसान या कोई वस्तु होती है, या तो वो कोई काम कर रही हो या फिर उसके बारे में बात की जा रही हो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है या तो उसके बारे में बात हो रही हो या फिर वो कोई काम, कोई एक्शन कर रहा हो। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस इज़ द पार्ट दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट इन सम वे। यानी सब्जेक्ट के बाद, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सब्जेक्ट के बाद जो हमारा सेंटेंस में पार्ट बचता है उसे हम प्रेडिकेट में रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आई क्या है? एक प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन आई, काम करने वाला कौन है? आई यानी मैं। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने समझी, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी वस्तु, या तो वो कोई काम कर रही हो या उसके बारे में बात हो रही हो। तो हमें पता चल गया यहाँ पर बात आई की हो रही है, यानी प्रोनाउन की हो रही है। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ पार्ट को हम रख देंगे प्रेडिकेट में। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, शी विल बाय अ न्यू हाउस। वह एक नया घर खरीदेगी। कौन खरीदेगी? प्रोनाउन शी, यानी शी ये कोई एक लड़की है, ये एक नया घर खरीदेगी। ख़रीदने का काम कौन कर रहा है? ये लड़की, शी। तो इस लड़की को, इस शी प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट में रख देंगे और बाकी बचे सेंटेंस के पार्ट को हम प्रेडिकेट में रख देंगे। यानी सेंटेंस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैद प्लेज इन द पार्क। जैद पार्क में खेलता है। पार्क में कौन खेलता है? जैद। खेलने का काम कौन कर रहा है? जैद। पता हमें चला कि जैद इसमें सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट इसमें प्रेडिकेट। इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल है, सेंट्रल पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। सेंट्रल पार्क एक बहुत खूबसूरत जगह है। किसके बारे में बात हो रही है? सेंट्रल पार्क के। सब्जेक्ट कौन हुआ? सेंट्रल पार्क। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पार्क के बारे में बात हो रही है, इसलिए सेंट्रल पार्क हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद बाकी बचा हुआ पोर्शन, इसको हम रख देते हैं प्रेडिकेट में। आई होप कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप अपनी बुक्स में अलग अलग जगह पर सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सब्जेक्ट, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज़, ये सब क्या होते हैं, इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा है आपके सामने, राशिद इज़ अ गुड बॉय। कौन है एक अच्छा? राशिद एक अच्छा लड़का है। कौन है अच्छा लड़का? राशिद। बात किसके बारे में हो रही है? राशिद के बारे में। राशिद क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। राशिद को छोड़कर बाकी बचा पार्ट हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड है, एक ही वर्ड है राशिद, तो इसे हम बोलते हैं हेडवर्ड। यहाँ हमने पीछे देखा था, ये हेडवर्ड
तो अगर सब्जेक्ट एक ही वर्ड है तो इसे हम बोलेंगे हेड वर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स आर रीडिंग दियर बुक्स। विद्यार्थी अपनी किताब पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं अपनी किताब? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट्स के बारे में। सब्जेक्ट कौन हुआ? स्टूडेंट्स। और बाकी बचे पार्ट को हम काय में रख देंगे? प्रेडिकेट में। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई विल टीच यू मैनी थिंग्स। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। कौन सिखाएगा? मैं। आई प्रोनाउन, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई और बाकी बचा पोर्शन चला जाएगा प्रेडिकेट में। अब यहाँ पर देखिए आप, द सन इज़ वेरी हॉट। सूरज बहुत गर्म है। किसके बारे में बात हो रही है? द सन। सब्जेक्ट तो हो गया हमारा द सन, लेकिन इसका बचा हुआ पोर्शन ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब ये देखिए, सब्जेक्ट में आपके सामने दो वर्ड आते हैं, एक होता है सन और दूसरा है द। दो वर्ड आपके सामने आए तो पहला वर्ड, ये द वर्ड, ये पहला वर्ड, इसे हम कहेंगे क्वालिफायर। ये हमने देखा था क्वालिफायर। अगर सेंटेंस में दो वर्ड आए, सब्जेक्ट की थोड़ी सी व्याख्या किसी एक अतिरिक्त वर्ड के द्वारा की गई हो, तो पहले वर्ड को हम बोलते हैं क्वालिफायर। और हेड वर्ड जो होता है वो है हमारा सन, इसे हम बोलते हैं हेड वर्ड। तो दो वर्ड आए, पहला वर्ड क्वालिफायर और दूसरा वर्ड हेड वर्ड, ये हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट और इसके बाद प्रेडिकेट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है आसमान में? पक्षी। पक्षी क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। अ बर्ड ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और बाकी बचा पोर्शन, इसको हम रख देंगे प्रेडिकेट में। अब देखिए यहाँ पर अ बर्ड, दो वर्ड हैं, एक बर्ड है और दूसरा आ। तो इस वाले वर्ड को यानी फर्स्ट वर्ड को हम रख देंगे क्वालिफायर में और ये है हमारा हेड वर्ड। इसी तरीके से तीसरा वर्ड देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। द मून शाइन्स एट नाइट। चांद रात को चमकता है। कौन चमकता है रात को? चांद। तो पता हमें चला चांद के बारे में बात हो रही है। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और बाकी बचा पोर्शन, इसको हम रख देंगे प्रेडिकेट में। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं। पहले वर्ड को हमें पता है अगर दो वर्ड हों सब्जेक्ट में तो पहले वाले को हम क्वालिफायर कहते हैं और दूसरा वाला हेड वर्ड। आई होप आपको सब्जेक्ट में हेड वर्ड किसे कहते हैं, क्वालिफायर किसे कहते हैं, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और एग्ज़ाम्पल हैं, आप ज़रा इन पर नज़र डालिए। पहला एग्ज़ाम्पल है इसमें, द टॉल गर्ल इज़ हिज सिस्टर। लंबी लड़की उसकी बहन है। किसके बारे में बात हो रही है? लंबी लड़की के बारे में। द टॉल गर्ल ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाकी बचा पोर्शन यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर आगे तक पोर्शन, इसको हमने रख दिया प्रेडिकेट में। अब यहाँ देखिए, जो सब्जेक्ट है द टॉल गर्ल, इसमें अगर दो वर्ड होते तो हमें पता चल जाता पहला वाला वर्ड क्वालिफायर और दूसरा वर्ड हेड वर्ड, लेकिन यहाँ तीन वर्ड हैं, द टॉल गर्ल। तो इन तीन वर्ड को हम किस नाम से जानेंगे? देखिए, पहला वर्ड तो होगा हमारा हमेशा डिटर्मिनर। आपने ये देखा द टॉल गर्ल, तो द वर्ड यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर, सेकंड वर्ड को बोलेंगे क्वालिफायर और थर्ड वर्ड को बोलेंगे हेड वर्ड। डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, देन प्रेडिकेट। तो इस सब्जेक्ट में द टॉल गर्ल, डिटर्मिनर, द टॉल क्वालिफायर, गर्ल हेड वर्ड, ये मिलकर बनते हैं हमारे सब्जेक्ट। इसके बाद बचता है प्रेडिकेट का पोर्शन। प्रेडिकेट को हम आगे समझेंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए। माई एल्डर ब्रदर इज़ एन IAS ऑफिसर। मेरा बड़ा भाई एक IAS ऑफिसर है। माई एल्डर ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी देखिए तीन वर्ड हैं। इसके बाद आगे का पोर्शन हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। अब तीन वर्ड हैं, हमें पता है पहला वर्ड हमारा डिटर्मिनर, दूसरा वर्ड क्वालिफायर और तीसरा वर्ड हेड वर्ड। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट इक्वल्स टू कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हर यंगर ब्रदर वर्क्स इन दिस कंपनी। उसका छोटा भाई इस कंपनी में काम करता है। किसके बारे में बात हो रही है? हर यंगर ब्रदर,
उसका छोटा भाई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसके बाद का पोर्शन इसको हम रख देंगे प्रेडिकेट में। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट में 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड हमारा डिटर्मिनर, दूसरा वर्ड क्वालिफायर और तीसरा वर्ड हेड वर्ड। तो ये मिलकर बनाते हैं हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद जो पोर्शन हमारा बचा इसको हमने रख दिया प्रेडिकेट में। आपके एग्ज़ाम्स में भी अगर ये कभी आ जाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब आप इसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल देखिए। हर ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, हर ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसकी सोने की अंगूठी बहुत ज़्यादा महंगी है। अब ये देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, हर ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, यानी इसमें रिंग हमारा सब्जेक्ट हेडवर्ड हो गया। क्यों, अंगूठी के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा हेडवर्ड हो गया। इससे पहले 2 वर्ड हैं, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर, इसको बोलेंगे क्वालिफायर। और क्वालिफायर के बाद देखिए ये जो वर्ड है हेडवर्ड रिंग, इसकी थोड़ी सी और ख़ूबी बयान की गई है, थोड़ी सी और इसकी विशेषता बताई गई है। क्या कि मेड ऑफ गोल्ड यानी सोने की बनी हुई। सब्जेक्ट की अगर हमें थोड़ी और व्याख्या करनी हो तो उसको हम हेड वर्ड के बाद रखते हैं और फिर हम इसे नाम देते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज़। ये देखिए यहाँ पर ये है एडजेक्टिवल फ्रेज़। डिटर्मिनर हमने समझ लिया, क्वालिफायर समझ लिया, हेड वर्ड समझ लिया। अब समझते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज़। तो एडजेक्टिवल फ्रेज़ किसे कहते हैं, अगर सब्जेक्ट की थोड़ी सी और व्याख्या की गई हो, सेंटेंस कोई सा भी हो, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमने डिटर्मिनर यूज़ कर लिया, क्वालिफायर कर लिया, हेड वर्ड तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी और अगर हमें व्याख्या करनी है सब्जेक्ट की, फिर हम उसकी एडजेक्टिवल फ्रेज़ के द्वारा कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, हर ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसकी खूबसूरत अंगूठी जो कि सोने की बनी हुई है इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी है। हर हमारा डिटर्मिनर हो गया, ब्यूटीफुल, क्वालिफायर, रिंग, हेडवर्ड और मेड ऑफ गोल्ड, ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज़। इसके बाद बाकी बचा पोर्शन चला जाएगा हमारा प्रेडिकेट में। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, द टॉल बॉय इन रेड शर्ट, वो लंबा लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है, जो रेड शर्ट में है। यानी बात किसके बारे में की हमने, बॉय के बारे में, द टॉल बॉय। तो पता चल गया हमें ये हमारा सब्जेक्ट के पोर्शन में आ जाएगा। पहला वर्ड हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा, दूसरा वर्ड क्वालिफायर हो जाएगा, तीसरा वर्ड हेड वर्ड हो जाएगा और फिर बाद में और इसकी विशेषता और इसके बारे में बताया गया है, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज़। इसके बाद के पोर्शन को हम रख देंगे प्रेडिकेट में। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस पर थोड़ा थोड़ा गौर करना शुरू करेंगे तो आपके डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज़ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये मैंने कुछ आपके सामने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया कि किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। उन दोनों पार्ट्स को कहते हैं, पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये दोनों मिलकर इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप इंग्लिश की बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में डिटर्मिनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिवल फ्रेज़ इनको अभी थोड़ा साइड में रखकर सिर्फ हेड वर्ड के सेंटेंस बनाइए। जैसे सिंपल सेंटेंस जिसमें आपके प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट और किसी इंसान का नाम, इनको लेकर थोड़े सेंटेंसेस बनाइए। इससे बनाने से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता चलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाएं फिर आगे ऐड करते जाइए डिटर्मिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिवल फ्रेज़। ये सारी चीज़ें हमारी सब्जेक्ट के पोर्शन में चली जाएंगी और बाकी बचा पार्ट इसको हम देखेंगे प्रेडिकेट में। आइए अब प्रेडिकेट को समझते हैं। देखिए प्रेडिकेट मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में बचा पार्ट उसको हम प्रेडिकेट में रख देते हैं। प्रेडिकेट में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। पहला वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको पूरी तरह डिफ़ाइन करूंगा वर्ब होती क्या है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत तरीक़े की वर्ब होती हैं। ये वर्ब वाले पोर्शन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए रख देते हैं। इस वीडियो में हम समझते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ द वन रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़े।
एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, अनस इज़ रीडिंग अ बुक। अनस एक किताब पढ़ रहा है। पहले हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लेते हैं। किताब कौन पढ़ रहा है? अनस। काम कौन कर रहा है किताब पढ़ने का? अनस। तो अनस को हमने रख दिया सब्जेक्ट में और बाकी बचा पोर्शन इसको हमने रख दिया प्रेडिकेट में। अब आप ये देखिए, अनस इज़ रीडिंग अ बुक, अनस एक किताब पढ़ रहा है, यह है हमारी वर्ब्स। अब रीडिंग हमारी मेन वर्ब है और इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये देखिए, मेन वर्ब रीडिंग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी क्या पढ़ रहा है वो? अ बुक, एक बुक पढ़ रहा है। तो रीड जो वर्ड है इसका अपने आप में प्रभाव बुक पर पड़ रहा है, तो ये बुक हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा पोर्शन हमारा प्रेडिकेट में चला गया। ये हमारी वर्ब्स हो गई और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्ले का जो प्रभाव पड़ा, इफ़ेक्ट हुआ, वो किस पर हुआ? क्रिकेट पर। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट में जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई लाइक बोटिंग, मुझे बोटिंग पसंद है। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? आई। किसे पसंद है बोटिंग? मुझे। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में इसको हम रख देंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अब ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में उसे थोड़ा समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a noun or pronoun that receives the action of a sentence. The direct object answers whom and what. किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस के एक्शन को प्रभावित करता हो, यानी जिस चीज़ पर सेंटेंस का प्रभाव पड़े उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स होम एंड व्हाट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें आंसर मिलता है होम और व्हाट, यानी होम मतलब किसको और व्हाट मतलब क्या। अगर ये हम सेंटेंस पढ़ने के बाद इनको अगर होम को और व्हाट को अपने सेंटेंस में लगाएं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये समझिए, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट आता है, अगर एक ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, जैद एन्जॉयड टी एंड ब्रेड फॉर डिनर। सब्जेक्ट हमारा हुआ जैद, क्योंकि जैद के बारे में बात हो रही है, और बाकी बचा पोर्शन प्रेडिकेट में चला जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद ये हो गया हमारा वर्ब, और ये इस पोर्शन को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव में ये चला जाएगा। जैद ने एंजॉय की टी एंड ब्रेड, किस में? डिनर में, यानी डिनर उसने लिया तो उसने टी और ब्रेड के साथ किया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है? मैं, आई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी बचा पोर्शन इसको हम रख देंगे प्रेडिकेट पार्ट में, और प्रेडिकेट में हमारी टीच वर्ब हो गई और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी टीच का इफ़ेक्ट डायरेक्ट किस पर पड़ता है? इंग्लिश पर, तो टीच हमारी हुई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे ऑल ब्रॉट प्रेजेंट्स, वे सब गिफ्ट लेकर आए। तो दे प्रोनाउन है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाकी बचा पोर्शन ये हो गया हमारा प्रेडिकेट में प्रेजेंट्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वे सब क्या लेकर आए? डायरेक्ट इफ़ेक्ट किस पर हुआ? प्रेजेंट पर, तो प्रेजेंट्स हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने में अभी कन्फ्यूज़न है तो आप एक काम करें, ये लास्ट सेंटेंस देखिए, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स होम एंड व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें आंसर देता है किसका? होम और व्हाट, मतलब क्या और किसको का। एग्जांपल देखें, मैंने आपको बताया जैद एन्जॉय टी एंड ब्रेड फॉर डिनर। जैद डिनर के लिए या डिनर में टी और ब्रेड एंजॉय करता है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम अपने आप से सवाल करें कि जैद क्या एंजॉय करता है, अगर हम यहाँ व्हाट लगाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा टी एंड ब्रेड, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ मैं? अंग्रेज़ी,
ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमने वॉट लगाया, आंसर हमें मिल गया। दे ऑल सब्जेक्ट हो गया ये। ब्रॉड प्रेजेंट्स वे सब तोहफे लाए, क्या लाए वो? तोहफे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द एक्शन गोज फ्रॉम सब्जेक्ट थ्रू द वर्ब टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि किसी सेंटेंस में वर्ब का अगर जिस पर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई आपके सामने सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक इंसान है और दूसरा कोई वस्तु, तो इंसान को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी अ प्रेजेंट, उसने मुझे एक तोहफ़ा दिया। किसने दिया? ही ने। ही एक प्रोनाउन है, ये तो हमारा चला गया सब्जेक्ट में, और बाकी बचा पार्ट प्रेडिकेट में चला गया। और इस प्रेडिकेट में उसने क्या दिया? प्रेजेंट। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमें पता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कोई इंसान होता है। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर टॉट अस इंग्लिश, मेरे भाई ने हमें अंग्रेज़ी पढ़ाई। माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, टॉट अस इंग्लिश प्रेडिकेट हो गया। दो पार्ट्स में हमने सेंटेंस को डिवाइड करा। माय ब्रदर ये है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये देखिए एक इसमें इंसान है अस, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टॉट अस इंग्लिश, उसने क्या पढ़ाई? अंग्रेज़ी, इंग्लिश। तो क्या पढ़ाई, क्या को हमने लगा दिया, इससे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, और बाकी हमें पता है कि इंसान अगर होगा तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रख देंगे। माई ब्रदर सेंट मी अ वॉच, मेरे भाई ने मुझे एक घड़ी भेजी। माई ब्रदर सब्जेक्ट, सेंट मी अ वॉच प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बना? सेंटेंस। सेंड मी अ वॉच, उसने क्या भेजी? वॉच भेजी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद किसे भेजी? मुझे, इंसान। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सेंटेंस में ऐसा होता है कि इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, और आसानी से समझ में आने लगते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, सेंटेंस को समझिए, उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ढालिए, उसके पोर्शंस अलग अलग कीजिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं जो किसी सेंटेंस को पूरा करे, यानी पूरक। अब ये नीचे सेंटेंस देखिए, अशोका वॉज अ किंग, अशोका एक राजा था। एक मैं आपको एक आसानी के लिए एक चीज़ और बता दूं, ये अशोका हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट और उसके बाद आने वाला नाउन दोनों एक ही चीज़ आपको नज़र आए, दोनों एक ही इंसान या एक ही वस्तु नज़र आए, तो आप समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? अशोका वॉज अ किंग, अशोका एक राजा था। राजा कौन था? अशोका। अशोका भी इंसान, राजा भी इंसान। राजा कौन था? अशोका। अशोका कौन था? राजा। ये दोनों देखिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो हमें पता चल गया ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे इंसान हो। अब यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया यू, और इसके बाद का पोर्शन प्रेडिकेट। अब देखिए, बॉय कौन है? यू, ये भी इंसान है और ये भी इंसान है। बॉय कौन है? यू, और यू कौन है? बॉय। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो हमें पता चल गया यू इसमें, बॉय इसमें कॉम्प्लीमेंट है। दे आर लकी, वे लकी हैं। दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ड हमारा आने वाला पोर्शन हमारा हुआ प्रेडिकेट। अब ये देखिए, दे जो सब्जेक्ट है वे इंसान है, और लकी कौन है? दे, यानी दे और लकी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, आइए समझें। देखिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और फ्रेज
दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड या फिर फ्रेज़ होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही डिफ़ाइन करे। एग्ज़ाम्पल देखिए, मिस्टर कृष्ण पाल वॉज माई 8th ग्रेड टीचर। मिस्टर कृष्ण पाल मेरे 8th ग्रेड के टीचर थे। अब यहाँ टीचर कौन थे? मिस्टर कृष्ण पाल। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वाला पोर्शन हमारा चला गया प्रेडिकेट में। अच्छा, तो सब्जेक्ट ये हुआ, प्रेडिकेट ये हुआ। अब इसमें मिस्टर कृष्ण पाल और टीचर, ये आप चीज़ देखिए, टीचर और कृष्ण पाल ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और टीचर कौन था? कृष्ण पाल। कृष्ण पाल कौन था? कौन थे? टीचर। तो टीचर और कृष्ण पाल ये दोनों एक ही वर्ड हैं, यानी एक ही इंसान है। तो हमें पता चल गया टीचर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। और ये देखिए टीचर जो वर्ड है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मिस्टर कृष्ण पाल की तरफ, यानी मिस्टर कृष्ण पाल कौन है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की तरफ ही वापस आ रहा है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा पक्का मित्र है। कौन है पक्का मित्र? ही कौन है? हमारा सब्जेक्ट। ये बाकी पोर्शन प्रेडिकेट। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अभी देखिए फ्रेंड और ही ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। फ्रेंड कौन है? ही कौन है? फ्रेंड। ये दोनों एक ही वर्ड हैं। तो हमें पता चल गया फ्रेंड एक कॉम्प्लीमेंट है और ये वापस सब्जेक्ट की तरफ ही आ रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरह देखिए, अशोका वॉज अ किंग। अशोका एक राजा था। अशोका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और अशोका कौन था? किंग। किंग कौन था? राजा। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ और कॉम्प्लीमेंट वापस सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्टेट व्हाट इट हैज़ बिकम। अब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिफ़ाइन करे इजी लैंग्वेज में। एग्जांपल देखिए, मिस्टर कृष्ण पाल मेड कफील अ मॉनिटर। मिस्टर कृष्ण पाल ने कफील को मॉनिटर बना दिया। सब्जेक्ट क्या हुआ? मिस्टर कृष्ण पाल। क्यों? क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है या फिर ये काम करने वाले हैं, इन्होंने कफील को मॉनिटर बनाया। अच्छा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद मेड कफील अ मॉनिटर, ये चला जाएगा हमारा प्रेडिकेट में। मेड हमारी वर्ब हो गई। वर्ब के बाद कफील, देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसे ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कह रहे? ये देखिए, मिस्टर कफील एक अलग इंसान है और मिस्टर कृष्णपाल ये एक अलग इंसान है, दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। तो ये हमें पता चला ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी देखिए, मिस्टर कृष्णपाल मेड कफील अ मॉनिटर। मिस्टर कृष्णपाल ने कफील को एक मॉनिटर बना दिया। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया, अ मॉनिटर, यानी कफील को क्या बनाए? अ मॉनिटर। मॉनिटर और अ मॉनिटर और कफील, यानी मॉनिटर और कफील दोनों एक ही इंसान हैं। कफील के बारे में बात हो रही है, कफील को क्या बनाए? मॉनिटर। मॉनिटर और कफील दोनों एक ही इंसान हैं। तो इससे हमें पता चला ये जो वर्ड है मॉनिटर, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसका कैसे पता चला हमें? क्योंकि कफील जो वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है कफील, और ऑब्जेक्ट को मॉनिटर वर्ड डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही कॉल्ड हिम अ मंकी। उसने उसे एक बंदर बुलाया, यानी एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। बाकी बचा पोर्शन, इसको हम रख देंगे प्रेडिकेट में। अच्छा, ये हो गई हमारी वर्ब। ही कॉल्ड हिम, यानी उसने उसे बुलाया। हिम एक अलग वर्ड है, हिम कोई और इंसान है, ही सब्जेक्ट कोई और इंसान है। तो इससे हमें पता चला कि हिम जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ही कॉल्ड हिम अ मंकी, उसने उसे एक बंदर बुलाया, यानी हिम को है बंदर, हिम को बुलाया गया। तो मंकी और हिम ये दोनों एक ही इंसान हैं। मंकी हिम है और हिम कौन है? मंकी। तो इससे हमें पता चला कि ये मंकी है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है और हिम को डिफाइन कर रहा है मंकी, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। और लास्ट एग्जांपल देखिए, द टीचर फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट।
टीचर ने देखा कि मॉनिटर एब्सेंट था। सब्जेक्ट हुआ हमारा टीचर, टीचर के बारे में बात हो रही है या टीचर काम करने वाला है, ये हुआ सब्जेक्ट। और बाकी बचा पोर्शन, इसको हम रख देंगे प्रेडिकेट में। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में ये फाउंड वर्ब हो गई। द मॉनिटर, देखिए मॉनिटर और टीचर ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। इससे हमें पता चला कि मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि अलग अलग इंसान है। अब मॉनिटर को एब्सेंट पाया, यानी एब्सेंट कौन था? मॉनिटर, और मॉनिटर कौन था? एब्सेंट। अच्छा, तो इससे हमें पता चला कि ये कॉम्प्लीमेंट है। एब्सेंट वो वर्ड है, एब्सेंट जो वर्ड है वो मॉनिटर के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर तो कॉम्प्लीमेंट है नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको डिफाइन कर रहा है एब्सेंट वर्ड, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये थे आज के हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपको एक बार में समझ ना आया हो तो आप दो से तीन बार ज़रूर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अलग अलग जगह सेंटेंस को देखिए, उन्हें समझिए, उनके पोर्शंस कीजिए। इसी तरीके से आने वाले टाइम में और भी आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।